हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग हमारा चैप्टर जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग मीनिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़े थे, उसके बाद क्यों रेसिडेंशियल स्टेटस इंपॉर्टेंट है वो पढ़े थे। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंट कौन होता है उसका डेफिनेशन पढ़े थे। आज हम लोग ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, नॉन रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, और अगर हो पाएगा तो आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि वीडियोस जो भी हो प्लेलिस्ट पे जाके देखना है। अगर तुम रैंडमली वीडियो को सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा वीडियो, क्योंकि एवरीडे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो अपलोड हो रहा है चैनल में। तो बेटर है तुम एक काम करो, तुम हमेशा आदत बना लो कि हमेशा हमको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में हमको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस को वहां पे चेक करना है और वहां से हम लोगों को सिलेबस करना है। उसके बाद बाकी सब डिस्कशन तो ऑलरेडी हो चुका है। जो भी आज का वीडियो देख रहा है मिनिमम उसको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब यूनिट 1 का पार्ट बी जो है रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका जो फर्स्ट वीडियो है वो मिनिमम उसको करना पड़ेगा। अदरवाइज आज के क्लास में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो जो भी यहाँ पे अभी करने आया डायरेक्टली ये वीडियो को कर रहा है, बेटर है डायरेक्ट पहले जाओ प्लेलिस्ट में जाओ और इसके जस्ट पहले वाला वीडियो, वो वाले वीडियो को पहले करो और उसके बाद ये रेसिडेंशियल स्टेटस वाले वीडियो को करना। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं पढ़ाई। पढ़ाई शुरू करने से पहले अगर वीडियोस पसंद आता है तो लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर से बताना कि क्या किस टॉपिक के बारे में तुमको डाउट है, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई अदर सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हो रहा है, अदर कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, या तुम्हारे सिलेबस क्या है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस में कोई प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताना। हम कमेंट बॉक्स एवरी डे कंटिन्यूस बेसिस पे चेक करते हैं और सभी कमेंट का रिप्लाई हम लोग खुद बैठ के करते हैं, ना कि कोई और करता है। हम खुद बैठ के सभी कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो दो तरीका है हमसे कम्युनिकेट करने का। एक तो कमेंट बॉक्स है सबसे बेस्ट तरीका, और उसके बाद एक और तरीका है जो है व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वहां से कर सकता है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक हम लोग दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कभी कभार ऐसा होता है कि पीडीएफ का लिंक देने में एक आध दिन लग जाता है, लेट हो जाता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, पीडीएफ जरूर से आएगा, लिंक डाउनलोड का तुम लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलो अब है रेसिडेंशियल स्टेटस। मीनिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे रेसिडेंट कौन होता है, रेसिडेंट का डेफिनेशन। रेसिडेंट का डेफिनेशन कौन क्या होता है, हम लोगों को टोटल पढ़ना क्या क्या है। इंडिविजुअल के केस में, रेसिडेंशियल स्टेटस के केस में सबसे पहले चेक करना है एक आदमी रेसिडेंट है या नहीं है। अगर रेसिडेंट है तो फिर हम आगे फर्दर चेक करेंगे। अगर रेसिडेंट नहीं है तो हम लोगों को कुछ भी चेक नहीं करना है। अगर वो नॉन रेसिडेंट है मतलब हमको कुछ भी चेक नहीं करना है, यहाँ पे बात खत्म हो गया। लेकिन अगर रेसिडेंट है तो हमको फिर से एक बार चेकिंग करना पड़ेगा। क्या चेक करेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, कहीं पे ये नॉट लिखा है कहीं पे ये नॉन लिखा है, बात बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। रेसिडेंट एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। रेसिडेंट कौन होता है, रेसिडेंट बनने के लिए दो बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। याद रखना, कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, ना कि दोनों। तो दोनों में से क्या कौन से दो कंडीशन है, देखते हैं क्या क्या दो कंडीशन है। मैं एक काम करता हूं, लास्ट क्लास का सभी मार्किंग को रिमूव कर देता हूं, हम लोग आज फ्रेश मार्किंग फिर से करेंगे। ठीक है, देखना फर्स्ट कंडीशन है, इफ ही इज इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड अमाउंटिंग टू 182 डेज और मोर। अगर प्रीवियस ईयर में वो इंसान 182 डेज या फिर उससे ज्यादा इंडिया में था तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। बात खत्म। कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है, दोनों नहीं करना है। मान लेते हैं अगर वो 182 डेज प्रीवियस ईयर में नहीं था किसी रीजन से, तो फिर हम क्या चेक करेंगे, if he is in India for a period amounting to 365 days or more during the 4 preceding year, पिछले 4 सालों का मिला के हम चेक करेंगे कि वो 365 डेज था या नहीं था। और साथ में एक और चीज चेक करेंगे कि वो एटलीस्ट लास्ट ईयर में 60 डेज इंडिया में था या नहीं था। अगर 182 नहीं था, उससे कम था, तो चेक करेंगे। अगर 60 था तो ठीक है, साथ में एक और चीज चेक कर लो, क्या लास्ट 4 ईयर में वो 365 डेज इंडिया में था। अगर था तो बात खत्म, वो कहलाएगा रेसिडेंट। ठीक है, अब इसके अंदर रेसिडेंट तो बन गया एक इंसान, अब उसके अंदर आता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ये हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं वो भी हम जानेंगे आगे जाके।
पता चलेगा किसके ऊपर कब टैक्स लगाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि ना हर इंसान से हम लोग टैक्स ले लेंगे हमारे मर्जी से। अगर मान लो कोई इंसान यूएस में जॉब करता है, यूएस का गवर्नमेंट बोलेगा हमको टैक्स दे, इंडिया का गवर्नमेंट बोलेगा हमको टैक्स दे। अगर वो इंसान दोनों लोगों को टैक्स देने लग गया तो फिर तो उसके पास क्या बचेगा, 30-40% टैक्स इंडिया गवर्नमेंट को दे दिया, 30-40% यूएस गवर्नमेंट को दे दिया, बचा क्या बेचारे के पास 20%। उससे क्या जिंदगी जिएगा। तो इससे अच्छा हम लोग को, इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक लाया गया है, जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर एक इंसान मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रहा है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री शिफ्ट हो रहा है या किसी और प्रकार का कोई इनकम आ रहा है उसको अलग कंट्री से, तो उसका इनकम को कैसे टैक्स होगा, कौन सा गवर्नमेंट उससे टैक्स मांगेगा और कहां पे उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। इसीलिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं रेसिडेंट है तो देखना है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब ये कंडीशन फिर से क्या है, अब 2 कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन बात यहां पे नोटिस करने वाला ये है कि अब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब पहले क्या था, पहले था एनी वन, देखो ऊपर, रेसिडेंट बनने के लिए कोई एक, एनी वन ऑफ द 2 कंडीशंस। लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या ये दोनों कंडीशन पुराने वाले हैं? नहीं, ये पुराने वाले 2 कंडीशन नहीं है, अब नया 2 कंडीशन दिया गया। मतलब एक इंसान अगर रेसिडेंट बन गया तो हो गया, बात तो वहां पे हो गया। अब चेक करना है नॉन ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी के केस में फिर से 2 कंडीशन दिया गया है, अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो ऑर्डिनरी बनेगा। मतलब पहले तो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है जिससे रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद रेसिडेंट बन गया, अब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए फिर से नया 2 कंडीशन दिया गया है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या है 2 कंडीशन, देखते हैं। ही हैज बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, फुलफिलिंग एटलीस्ट 1 टेस्ट गिवन अबव। ये तो छोड़ दो, ये पॉइंट को तुम लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा। ये बता रहा है कि रेसिडेंट बनने के लिए ऊपर का दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तुम एक काम करना, इस पॉइंट को काट देना, इस पॉइंट को काट देने से ज्यादा आसान होगा समझने के लिए। इट हैज बीन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। पिछले 10 सालों का चेक करेंगे। मतलब ये क्या मजाक हो रहा है, अभी तक हम 1 साल का चेक करते थे, फिर उसके बाद एक कंडीशन आया था जिसमें पिछले 4 सालों में 365 डेज रहना था, तो वो तो रेसिडेंट का केस था। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए हमको कितने सालों का चेक करना है, 10 प्रीवियस ईयर। मतलब उसका हिस्ट्री निकालो, कब कब कहां कहां गया, पूरा 10 साल का हिस्ट्री हम लोग निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो एटलीस्ट 2 साल, पिछले 10 सालों में से एटलीस्ट 2 साल रेसिडेंट था या नहीं था। पिछले 10 सालों में 2 साल वो रेसिडेंट था या नहीं था। अब रेसिडेंट था या नहीं था कैसे पता चलेगा, अगर ऊपर के दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, मतलब वो क्या था, रेसिडेंट था। ठीक है, इन एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन द क्वेश्चन। जिस प्रीवियस ईयर का हम देख रहे हैं उसके पिछला 10 साल का चेक करेंगे। मतलब लास्ट ईयर का हम देख रहे हैं, मान लो अभी असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021-22, मान लेते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 चल रहा है। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, अगर ऐसा भी कोई डाउट बचा है, मतलब तुम सीरियली सारे वीडियो को नहीं कर रहे हो। सीरियली करने वाले बच्चों को ये डाउट नहीं होगा, बिकॉज असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट हम लोग हमारे सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, इस चैनल के जो प्लेलिस्ट में पहला वीडियो दूसरा वीडियो वहां पे हम लोग पढ़े हुए हैं, तो वहां से जाके कर सकते हो आराम से। ठीक है, जिससे कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 2020-21, इसको छोड़ के इसके पिछले 10 साल का चेक करना है। क्या प्रीवियस ईयर वो 10 सालों में इंक्लूडेड होगा? नहीं होगा। मतलब हमको पिछले साल का निकालना है, तो उसके पहले 10 साल का। ठीक है, चलो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 सालों में वो रेसिडेंट होना चाहिए। क्या ये सफिशिएंट है? नहीं। एंड साथ ही साथ में और क्या करना पड़ेगा, इट हैज स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज, मिनिमम 730 दिन इंडिया में है वो इन 7 प्रीवियस ईयर।
इतना कंफ्यूजिंग क्यों बनाया है इनकम टैक्स को? क्योंकि ये चीज ही ऐसा है, इसीलिए इसको इतना कंफ्यूजिंग बनाया गया है। अब सरकार है, बनाया है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, उपाय नहीं है। क्यों? देखो, इनकम टैक्स कंफ्यूजिंग इसीलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं और किसी न किसी तरीके से इनकम टैक्स लॉ को बाईपास कर लें, चीटिंग कर लें उसके साथ और टैक्स की चोरी कर लें। ये प्लानिंग से आते हैं, बाईपास करने के प्लानिंग से आते हैं। जो टैक्स अवॉइडेंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना हम लोग कोशिश करते हैं ऐसा कुछ प्रोविजन लगा दें जिससे कि ना हमको सरकार जेल में डाल सके और ना हमको टैक्स देना पड़े। मतलब कुछ प्रोविजंस को इस प्रकार से बाईपास कर दें ताकि हम लोगों को टैक्स देना ना पड़े। इसीलिए इस प्रकार से प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि कोई उसे बाईपास ना कर सके। ठीक है, देखना, ये तो 10 सालों का चेक करेंगे। 2 साल क्या होना चाहिए? आउट ऑफ 10 इयर्स क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या चेक करना है? 730 डेज वो एटलीस्ट कहां हो? इंडिया में हो, आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर। पिछले साल को छोड़ देंगे, उसके पहले 7 साल को चेक करेंगे कि वो एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में था या नहीं था। मतलब 730 डेज आउट ऑफ 7 ईयर्स, अगर इतना ये था इंडिया में तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब उसको क्या कहलाएंगे हम लोग? ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो कहलाएगा। क्लियर है बात? चलें आगे, चलो। दिस मीन्स दैट इंडिविजुअल विल नॉट बिकम एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय सिंपली स्टेइंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। ही विल बिकम ordinary resident only if he fulfills one of these 2 tests and was also fulfilling the test in at least 2 previous year preceding the 11 previous year and did। मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, इसका कोई नीड नहीं है। यहाँ पे चाहो तो सिंपली कट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो कट कर सकते हो, बात बराबर है। वही चीज लिखा है। एक इंसान को ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहला तो रेसिडेंट में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वो रेसिडेंट बनने का कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, उसके बाद चेक किया जाएगा कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नहीं है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब बनेगा वो? जब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन से दोनों कंडीशन को? ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बात बराबर है, उतना ही लिखा गया है और कुछ भी लिखा नहीं गया। अब यहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, लेकिन सरकार अपने आप को और ज्यादा होशियार समझता है। तो इसीलिए यहां पे देखो एक प्रोविजन लाया गया, देखना बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है। while calculating the number of days of stay in India, days of departure was not included। जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाएगा, मतलब शाम की फ्लाइट है, शाम 4 बजे की फ्लाइट है इंडिया से दुबई जाने का, तो क्या जिस दिन का फ्लाइट है उस दिन को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? पहले गवर्नमेंट बोलता था कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन डेट ऑफ अराइवल को हम इंक्लूड कर लेंगे। मतलब जिस दिन वो इंडिया में आया है उस दिन को हम इंक्लूड कर लेंगे, और जिस दिन वो इंडिया से बाहर गया है उस दिन को हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब मान लो शाम 4 बजे वो इंडिया में फ्लाइट से लैंड किया मुंबई एयरपोर्ट में, तो अब क्या वो जिस दिन आया उस दिन तो वो आधा दिन तो था दुबई में, आधा दिन था इंडिया में, तो कहां इंक्लूड होगा? अराइवल के केस में हम इंडिया का मान लेंगे, डिपार्चर के केस में हम इंडिया का नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि वो सुबह ही चला गया है, वो एक मिनट भी इंडिया में नहीं रहा। मतलब जिस दिन वो डिपार्चर किया उस दिन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहले ऐसा रूल था, अब क्या है? अब एडवांस रूलिंग का डिसीजन आया। मतलब बहुत लोगों ने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। एडवांस रूलिंग बोल के एक अथॉरिटी होता है, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं होता, लेकिन तुमको समझाने के लिए मैं मान के चलता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बोल देता हूं, वरना टैक्स मैटर को डिस्कस करने के लिए अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होता है, तो उसके पास हम जाते हैं। तो एडवांस रूलिंग वाले के पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए, बहुत लोगों ने डिस्प्यूट किया कि इंक्लूड करो इंक्लूड करो इंक्लूड करो। तो सरकार ने आखिर में क्या किया? अब दोनों दिन को इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो तुम डायरेक्टली याद रख लो कि जिस दिन आया और जिस दिन गया वो दोनों दिन क्या होगा? इंक्लूड हो जाएगा हमारे कैलकुलेशन के अंदर में। मतलब जो हम 182 डेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसमें जिस दिन आया है इंडिया में और जिस दिन गया है इंडिया छोड़ के, दोनों दिन क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब both the days, that is days of departure from India and days of arrival, are to be counted as stay in India। मतलब अभी का फाइनल रूल क्या है? अभी का फाइनल रूल ये है कि अब डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर दोनों को हम इंक्लूड करेंगे, किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे। बात समझ में आ गई?
अब ये तो हो गया हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे। कहां जाएंगे आगे देखना। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। उसके लिए क्या कंडीशंस है देखना। एन इंडिविजुअल हुई रेसिडेंट 6(1) कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ ही कैन प्रूव दैट। एनओआर मतलब नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म एनओआर। कहीं पे भी अगर ऐसे एनओआर लिखा मिले तो समझ जाना कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है। देखना उसके बाद क्या कंडीशन है देखो। नॉन ऑर्डिनरी, he was not resident in India for 9 previous year out of 10 previous year preceding the 11 previous year. He was in India for a period of aggregating all the 129 days or less during 7 year preceding the। मतलब ये क्या बोल रहा है सिंपली, अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया मतलब वो ऑर्डिनरी तो नहीं बन पाएगा, तो क्या बनेगा, नॉन ऑर्डिनरी बन जाएगा। इसको पढ़ने का क्या नीड है, क्या नॉन ऑर्डिनरी को अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो एक इंसान अगर रेसिडेंट है तो उसके अंदर सिर्फ दो कैटेगरी है, या तो ऑर्डिनरी बनेगा या तो नॉन ऑर्डिनरी बनेगा। अगर ऑर्डिनरी का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी बन जाएगा। बात खत्म, और तो कुछ करना नहीं है। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉन ऑर्डिनरी के केस में जो इंसान ऑर्डिनरी नहीं है वो क्या है, नॉन ऑर्डिनरी है। जो इंसान ऑर्डिनरी नहीं है वो नॉन ऑर्डिनरी है, बस बात खत्म, ठीक है। चलो उसके बाद ये 2021-22 से एक नया प्रोविजन इंसर्ट हुआ है, इसको हमको पढ़ने का कोई नीड नहीं है, ये हमारे काम का भी नहीं है। वो 15 लाख रुपीस का एक नया प्रोविजन आया है जिसको हमको पढ़ने का कोई भी नीड नहीं है। मैं सिर्फ नोट्स दे के रखा हूं ताकि अगर किसी को पढ़ने का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ही ज्यादा अगर इनकम टैक्स में उसको इंटरेस्ट आता है तो वो आराम से पढ़ सकता है, वरना अदरवाइज हमारे सिलेबस के स्कोप के हिसाब से हमको ये थर्ड पॉइंट पे दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब यहां पे समरी दिया गया है, ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। अब यहां पे क्या दिया गया है, समरी दिया हुआ है, दिस इज समरी। अब यहां पे समरी दिया गया है, समरी में पूरा वही चीज बताया गया है। ऑर्डिनरी होने के लिए क्या बनना पड़ेगा, या देखो एक रेसिडेंट है, अब ऑर्डिनरी बनने के लिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा प्लस सेटिस्फाइंग बोथ द एडिशनल कंडीशन अंडर दिस। नॉन ऑर्डिनरी के लिए हमको बताया गया क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। समरी बताया गया है, समरी को घर में खुद से पढ़ना है। अगर समरी ना समझ में आए तो खुद का समरी खुद बना लेना है। ये समरी एक अलग लैंग्वेज के हिसाब से दिया गया है, बाई चांस अगर समरी ना समझ में आए तो खुद का समरी खुद बनाओ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट आज के लिए, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज अ नॉन रेसिडेंट, मतलब हम ऊपर कितने टॉपिक्स पढ़ने वाले थे, आओ डायग्राम में, आओ डायग्राम में, आओ डायग्राम में। रेसिडेंट तो पढ़ लिए हम लोग, ऑर्डिनरी भी पढ़ लिए, नॉन ऑर्डिनरी बच कौन गया, बच गया है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट बच गया है। तो नॉन रेसिडेंट कौन होता है, चलो देखते हैं, आ जाओ। नॉन रेसिडेंट, हु इज अ नॉन रेसिडेंट अंडर सेक्शन 230 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, an assessee who does not fulfill any of the two condition given under this is regarded a non-resident। मतलब सबसे पहले आ जाओ यहां पे डायग्राम में, एक इंसान या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट बनने के लिए दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो वो इंसान क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने से फेल हो जाता है, मतलब वो कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो वो अब रेसिडेंट नहीं होके क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। रेसिडेंट बन गया, अब ऑर्डिनरी बनने के लिए दो कंडीशन है, दोनों सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाता है, दोनों नहीं कर पाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो रेसिडेंट है लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। रेसिडेंट का दो कैटेगरी, ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी। अगर ऑर्डिनरी का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए तो क्या बन जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी बन जाएगा।
रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में अगर क्लासिफाई करना है तो एक इंसान या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन है, दोनों में से एक सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो वो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। बात खत्म, टोटल टॉपिक इतना है। तो आज के लिए हम लोग, इस वीडियो के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। सभी से उम्मीद है मुझे कि सब कोई ध्यान से पढ़े हैं, साथ ही साथ में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के आएंगे। हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम लोग कहां जाने वाले हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ के टॉपिक के अंदर में जाने वाले हैं। सबको रिवाइज करके आना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, सीरियली वीडियो को करना है, बिना स्किप किए पूरा डिटेल में वीडियो को करना है, जिससे कि इनकम टैक्स सब्जेक्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कोई भी डाउट कहीं पे भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों को और जोड़ो। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे हम उतना ही बेहतर तरीके से तुम लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।